अब बात करते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल टेक्स्ट बुक में आपको जो दिया है, हम थियरी के बाद वो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको C4 एसिड वगैरह उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पे हम डिटेल में जाए, अगर मान लो कहीं बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तो हमें वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तब मान लो C4 साइकिल है, टू टाइप्स के जो टिश्यूज है यहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं। ऐसे ही जो लीव्स है, ऐसे ही प्लांट है जहाँ पे एक विशेष रचना है जिसको हम कहते हैं क्रेंज। तो क्रेंज एनाटोमी होती है, वहां पे दो टाइप की टिश्यूज पार्टिसिपेट होते हैं, बंडल ऑफ स्विथ और मेसोफिल सेल्स, ठीक है? तो अब मान लो दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें, ये थे मेसोफिल्स और यहाँ पे मान लो बंडल ऑफ स्विथ। जो भी हो रहा है वो ये दो टिश्यू में हो रहा है। अब मेसोफिल्स में जो जो भी फॉर्मेशन बनेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो बंडल ऑफ स्विथ में बनता है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड और फोस्फोइनोल पाइरुवेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, राइट? थोड़ा सा यहाँ पे, अब मान लो एनवायरमेंटल CO2 प्लस पी का फुल फॉर्म है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। अच्छा, इसके पास कितने कार्बन हो गए? तो पीईपी के पास 3 कार्बन है और एक कार्बन ये हो गया, दोनों मिला के बन गए 4 कार्बन कंटेनिंग, 4 कार्बन कंटेनिंग oxaloacetic acid in the presence of पेप्टेज। अब याद करो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ चुके थे कि मैग्नीशियम जो है वो पेप्टेज और रूबिस्को को एक्टिवेट करता है, याद है? हाँ। तो ये पेप्टेज वही है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्साइलेज, यही पेप्टेज है वो। यहाँ पे मिल गया हमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो यहाँ पे होता है। अब क्यों रूबिस्को नहीं, क्यों RUBP नहीं? क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को था ही नहीं। रूबिस्को तो हमने देखा कहाँ पे था, बंडल ऑफ स्विथ में, तो RUBP के साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो, तो जब जाके उसका हाइड्रेशन हो, हाइड्रेशन कहाँ पे, NADPH2 हाइड्रोजन देते हैं, मतलब उसका रिडक्शन होता है और ये OH+ में ऐड होते हैं, तब जाके बनते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अब ये मैलिक एसिड जो मेसोफिल्स में था वो अब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? बंडल ऑफ स्विथ। अब मान लो ये मैलिक एसिड बंडल ऑफ स्विथ में आ गया, अब क्या होगा? अब इस मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब उसका OH+ दूर होगा, और डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी दूर होगा। तो ये प्रोसेस हुई डी कार्बोक्सिलेशन और ये हुई डिहाइड्रोजिनेशन। तो जैसे ही डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो ये OH+ को NADP कलेक्ट करके बन जाता है NADPH2। तो NADPH2, तो यहाँ पे NADPH2 NADPH2 क्लियर हो गया। तो 4 कार्बन में से एक कार्बन गया,
तो 3 कार्बन कंटेनिंग पाइरुवेट बनता है, या फिर उसको हम पाइरुविक एसिड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो CO2 बन रहा है वो CO2 कहा जाएगा, वो CO2 RuBP के साथ जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को, और क्या बनाएंगे, PgA। मतलब ये C3 चक्र में जाएंगे, C3 साइकिल में हो जाएंगे, राइट। मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज बनाने के लिए आपको C3 में तो जाना ही है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे थे जो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को C3 में नहीं ले जाते। वो पहले मैलिक एसिड बनाएंगे, फिर वो मैलिक एसिड को कहां ले जाएंगे, बंडल ऑफ सीड्स में, और वहां उसका फिक्सेशन करेंगे। चलो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है। हाँ। ओके। अब ये जो पाइरुवेट है वो पाइरुवेट अगेन आ जाएगा मेसोफिल्स, तो पाइरुवेट आ गया मेसोफिल्स, और पाइरुवेट में से हमें बनाना है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। मतलब ग्लाइकोलिसिस की रिवर्स मैकेनिज्म देख लो आप। तो ग्लाइकोलिसिस की रिवर्स मैकेनिज्म हम देखेंगे ना, तो पीईपी में से पाइरुविक एसिड बनता है तब एक एटीपी लगता है, तो पाइरुवेट में से पीईपी बनेगा तो कितने एटीपी लगेंगे, अगेन। हाँ। अब मानो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो कौन सी थी, पीईपी, पीईपी में से पाइरुविक एसिड बनता था, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट रिमूव होता था, तो एडीपी में से बनता था एटीपी। अब मानो पाइरुविक एसिड से पीईपी बनाना है तो कितने एटीपी लगेंगे, एक। एक लगेगा, ये जेन्यून है। लेकिन यहाँ पे दो लग रहे हैं, कितने, दो, दो एटीपी से दो एटीपी। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पे दो एटीपी क्यों लग रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोसेस ये हो रही है, समझो, प्रोसेस हो रही है, एटीपी में से एएमपी बन रहा है। क्या बन रहा है, एएमपी में, एटीपी में से एएमपी। अब आइडियली ये होगा, अब एटीपी में से आप एएमपी बनाओ तो पहले एटीपी में से एटीपी बनेगा, एटीपी में से एएमपी बनेगा। अच्छा, एक फॉस्फेट रिमूव हुआ, दूसरा फॉस्फेट रिमूव हुआ, तो अगर एटीपी में से एएमपी बनेगा तो कितने फॉस्फेट रिमूव होते हैं, दो, राइट। समझ में आता है, हेलो, हाँ। ओके। अब मान लो दो एटीपी में से दो एडीपी लिखो तो कितने फॉस्फेट रिमूव होते हैं, दो एटीपी में से दो एडीपी बनता है तो कितने फॉस्फेट रिमूव हुए, दो। तो इसको हमने इक्विवेलेंट रखा है किसके साथ, एटीपी के साथ, इसीलिए हम यहाँ पे दो एटीपी मेंशन करते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को हम कहते हैं PPD, उसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा है, पायरो फोस्फो डाई काइनेज, राइट। हाँ। अब मान लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब ग्लूकोज तो कब बनेंगे, जब छह, जब छह CO2 आएंगे। तो हम पहले से बात करेंगे, चलो यहाँ पे 6 CO2 लगा देते हैं, ये 6 CO2 हो गए, तो 6 PEP हो गया, तो 6 ऑक्सियल एसिड, तो 6 NADPH, तो 6 NADP, तो 6 मैलिक एसिड, 6 मैलिक एसिड यहाँ पे गया, तो 12H प्लस और 6 CO2, तो यहाँ पे 6 NADP, 6 NADP, तो यहाँ पे 6 पाइरुवेट बन गया। अच्छा, ये 6 CO2, तो 6 RuBP, तो बनेगा 12 PGA। अब 12 PGA में से 12 PGAL, उनमें से 2 PGAL ग्लूकोज बनाने में जाएंगे, और 10 PGAL वापिस जाके क्या बनाएंगे, 3 कार्बन है,
तो 30 कार्बन ये हुआ, RuBp बना दिया। तो यहाँ पे 12 ATP लगेंगे और 12 NADPH2 लगेंगे, जो हमने वाले लास्ट थियरी में पढ़ा। और यहाँ पे 6 ATP लगेंगे, मतलब C3 में जो लगता था वही लगेंगे। C3 में कितने ATP लगेंगे? 18 ATP लगेंगे, ठीक है। और 12 NADPH2, तो ये 6 पाइरुवेट है, तो यहाँ पे 6 पाइरुवेट, तो कितने एटीपी लगेंगे यहाँ पे यूज होंगे? 6 6 कहाँ पे यूज होंगे? एक पाइरुवेट था तो 2 एटीपी थे, तो 6 पाइरुवेट तो कितने एटीपी? 12 तो यहाँ पे जाके 12 एटीपी यूज होता है। तो टोटल टोटल ये जो C4 साइकिल है उसमें एटीपी कितने यूज हुए? 12 तो यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे कितने हुए थे? 18 18। तो 12 और 18 क्या हुए? 30 30 एटीपी हुए, ठीक है। और 12 NADPH2। चलो ये समझ में आ रहा है। हाँ तो C4 साइकिल की फाइनल प्रोडक्ट क्या मिली? कितने एटीपी यूटिलाइज हुए ग्लूकोज का फिक्सेशन करने? तो कि 6 CO2 का फिक्सेशन करोगे ना, तो 30 एटीपी एंड 12 NADPH। तो 1 CO2, 5 ATP एंड 2 NADPH। समझ में आ रहा है? और C3 साइकिल में क्या था? C3 साइकिल में 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH। तो 1 CO2, 3 ATP, यहाँ पे 1 CO2, 5 ATP। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ज्यादा करता है और साथ में एटीपी भी ज्यादा यूज करता है। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है फोटो रेस्पिरेशन की पॉसिबिलिटी? फोटो रेस्पिरेशन हमारी अगली थियरी है। RuBp ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन रुबिस्को के प्रेजेंट में। लेकिन जहां पे रुबिस्को प्रेजेंट है वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, जा ही नहीं सकता है ऑक्सीजन। अब मान लो आप यहाँ पे मिल के चलो कि भाई प्रोसेस क्या होता है कि एनवायरमेंटल जो CO2 है वो पीईपी के साथ मिक्स होता है, कहाँ पे? मेसोफिल्स में। बनता है क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ए मैलिक एसिड अब कहाँ जाएगा? अब बंडल ऑफ शीट में जाएगा, ठीक है। अब बंडल ऑफ शीट में मैलिक एसिड जाएंगे, तो इस मैलिक एसिड से क्या बनेंगे? तो कि पाइरुवेट बनाएंगे, और पाइरुवेट से अगेन पीईपी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे CO2 जब रिलीज होगा, ये CO2 RuBp के साथ जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रुबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? तो यहाँ पे पेप्टाइड प्रेजेंट था। क्लियर? तो ये था बेटा सिंपल हमारा C4 साइकिल। क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपको? क्वेश्चन, प्राइमरी CO2 का फिक्सेशन कौन करता है? तो पीईपी प्लस CO2। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स कौन? पीईपी। सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर्स कौन? RuBp। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स एंजाइम कौन सा रहता है? तो पीईपी कार्बोक्सिलेज। सेकेंडरी में रुबिस्को। बंडल ऑफ शीट में ये प्रोसेस होती है, मेसोफिल्स में ये प्रोसेस। चलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ ओके। अब टेक्स्ट बुक ले लेते हैं हम, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो बुक दिखाई देती है आपको? हेलो? हाँ ओके। देखो द C4 पाथवे। अब हम कंपेयर करेंगे हमने जो पढ़ा है उसके साथ, ठीक है। प्लांट्स दैट अडेप्ट टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथ। मोस्टली ड्राई, अब ड्राई नहीं, जहां पे कहीं पे भी मिलेंगे, लेकिन ड्राई मतलब कौन कौन से?
मोस्टली मोनोकोटिलेडोन प्लांट जो होते हैं वो C4 प्लांट होते हैं. Those this plant have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. C3 में फर्स्ट CO2 fixation product कौन सी थी? RUBP. PGA थी. प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक्सेप्टर्स की बात नहीं की है यहाँ पे. फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 पाथवे में थी PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड और यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. हाँ, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर्स अगर आपको बोला जाए तो C3 में कौन था? RUBP. RUBP. और यहाँ पे PEP. PEP. वेरी गुड. ओके, यहाँ पे ये भी याद रखना है, C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे. ऐसा क्यों बोला जाता है? अब C3 में तो वो खुद बनाते ही थे. यहाँ पे आप देखो तो ग्लूकोज कहाँ पे बना? ग्लूकोज कहाँ कहाँ पे बना? C3 में बना. याद है? याद. हाँ. तो C4 प्लांट हो या C3 प्लांट हो, दोनों में जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है जो बनाता है शुगर, वो कौन बनाता है? C3 ही बनाता है. So in the what way they are different from C3 plant? मेन बायोसिंथेटिक पाथवे तो C3 ही था, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि उनमें क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट है C4 प्लांट में, जो कि C3 प्लांट में नहीं है. तो C4 plant are special. They have a special type of leaf anatomy. They tolerate the higher temperature and they show the response to high light intensity and the leg process called photorespiration. अब ये जो वाला पैराग्राफ है ना, आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद आएगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, एनर्जी ज्यादा बनती है, यूटिलाइज कम होती है, तब उसका खुद का ही जो क्लोरोफिल है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो ऑक्सीजन है ना, वो आरयूबीपी के साथ कनेक्ट होता है. लेकिन कनेक्ट करने के लिए रुबिस्को चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. इसीलिए जहां पे रुबिस्को प्रेजेंट है वहां ऑक्सीजन नहीं जा सकता है, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे रुबिस्को नहीं आ सकता. ठीक है? अब मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रुबिस्को नहीं है, यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन नहीं है. समझ में आ रहा है? हाँ. तो उनके पास स्पेशल क्रैंज एनाटॉमी थी. आगे स्टडी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड अदर C4 प्लांट. डू यू नोटिस द डिफरेंस? क्या डिफरेंस था? तो डिफरेंस हमने यहाँ पे दिखाया. डू both have the same types of mesophiles? Do they have the similar cell around the vascular bundle sheath? नहीं, vascular bundle sheath के सामने same type of cells नहीं है, different type of cells है. So the particularly large cell around the vascular bundle of the C4 plant called bundle of sheath cell. यहाँ पे जो उसके around large cell है उसको हम कहेंगे bundle of sheath cell, और उसके बाहर जो है उसको हम कहेंगे mesophyll cells. Clear? So the leaves which have such anatomy are called Crane's anatomy. Crane's means wreath, और wreath का मतलब हुआ फूलों का हार, layer. Clear? हाँ. Now the bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundle. They are characterized by the having the large number of chloroplasts. अच्छा, हमने यहाँ पे बात की थी. ठीक है? बंडल ऑफ शीथ के पास साइज क्या होगी? लार्ज. थिक वॉल, यहाँ पे वॉल क्या होगी? थिक वॉल होगी. और नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, नो इंट्रासेल्युलर स्पेस. So you may like to cut a section leaf C4 plant like maize मतलब मक्का और sorghum to observe the crane's anatomy. તમે જુવાર કે મકાઈના સેક્શન લેશો તો એ સેક્શનમાં તમને ક્રેન્સ એનાટોમી જોવા મળી શકે છે. ક્રેન્સ એનાટોમી આપ દેખ सकते हैं. क्लियर है? Okay. So it would be interesting to you to collect the leaves to diverse species of plant around you. अपने आजू बाजू जो प्लांट है उसको कट डाउन करो, उस कट सेक्शन को देखो, उस देखने के बाद माइक्रोस्कोप में जाके देखो,
फिर जाके आप देख पाओगे बंडल ऑफ सीट क्या है और मीजोफिल्स क्या है। लेकिन सर ये सब करने का टाइम कहाँ? आप तो नीट टाइम पे लेने वाले हो। सारी स्कूलें चक्कर में फंस रही है, मेरिट के चक्कर में। पढ़ना लिखना छोड़ के रटना चालू है, रट्टा लगा रहे हैं या फिर समझ भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं देखेंगे, इतना हमारे पास सोर्स ही नहीं है नहीं। नहीं है, राइट। हम्म, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप अभी तक बायोलॉजी की प्रैक्टिकल लैब में गए हो? कितनी बार गए हो? एक बार। एक बार। हम्म, अब बायोलॉजी की प्रैक्टिकल लैब में और आप एक बार जा रहे हैं, ठीक है। अब वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आपको माइक्रोस्कोप सेट करना नहीं आता होगा, वो सिखाया। लाइट एडजस्ट करना नहीं आता होगा, फाइन एडजस्टमेंट किससे कहते हैं, स्लाइड रेडी कुछ की। नहीं आता है ना। स्लाइड रेडी की थी हमने। सिर्फ स्लाइड रेडी की थी। तो यहाँ पे तो एनसीईआरटी हमें ये सब देखने को कहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में ये सब होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वहां पे सिर्फ रट्टा ही चलता है, नॉलेज नहीं चलता। आपने क्या लिखा ना उस पे मार्क्स देते हैं, आपको क्या आ रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हो इस पे मार्क्स नहीं देते। मतलब पूरी सिस्टम बकवास है। वो पढ़ने को कुछ अलग कहते हैं, पूछते कुछ अलग। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करेंगे, क्योंकि फाइनल एडमिशन तो किससे बेस पे होगा? रिजल्ट के बेस पे ही होगा। तो जो सिस्टम बनाते हैं ना, वो जब सिस्टम बनाने बैठते हैं ना तो उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो दिमाग घर पे छोड़ के आते हैं, ठीक है। या फिर कुछ स्कूल वाले, कुछ इंस्टीट्यूट वाले उनको पैसे दे देते हैं, तो वो उनके हिसाब से सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम में सब कुछ बनाया हुआ आता है लेकिन अप्लाई नहीं करते। प्रैक्टिकल की एग्जाम भी लेते हैं, एकदम फॉर्मली एग्जाम लेते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। कैसा? एक सर डेमोस्ट्रेट करेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, उसे प्रैक्टिकल थोड़ी कहते हैं। यूट्यूब पे डाल दो, देख लेंगे, लैब में आने की जरूरत क्या है? वही तो करते हैं ना। लेकिन इंडिविजुअल बच्चों को प्रैक्टिकल कराना है, इंडिविजुअल बच्चों को ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल में टाइम टू टाइम ले जाना है। हम यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या करते हैं, 2 महीने में सारे प्रैक्टिकल करवा देते हैं। अब जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो, ठीक है, तब आपको जानना है कि भाई एपिडर्मिस किसे कहते हैं, कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, जाइलम कौन सा है, प्रोटोजाइलम कौन सा है, मेटाजाइलम कौन सा है, वो कहाँ पे पता चलेगा? जब आप 11th की एनाटॉमी पढ़ते हो तब जाके आप सेक्शन लोगे, प्लांट्स के, रूट्स के, स्टेम के, तब इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो फिर ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी कि सबसे बाहर होता है वो एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद एंडोडर्मिस होता है, उसके बाद पेरिसाइकल आता है। ये रट्टा है। लेकिन आपने एक बार देख लिया प्रैक्टिकल घर से, खुद से सेक्शन ले लिया, 2 बार 10 बार सेक्शन लेते हो, उंगली जब कट जाती है ना ब्लेड से, तब जाके दिमाग में बैठ जाता है। और वैसा हमारे सिस्टम में ही नहीं। जब से 11th में एडमिशन लिया ना, तब से एक ही चक्कर चलता है, नीट 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 नीट। पढ़ाना साइड में है, सब नीट नीट गा रहे हैं, हम पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट द लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स। आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू की जितने भी स्पीसीज मिलती है आपको, उस स्पीसीज को लेना है, इकट्ठा करना है और वर्टिकली सेक्शन लेना है। ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप to look at the bundle of around the vascular bundle and the presence of bundle of seed would help you to identify the C4 plant। लेकिन सर मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं इस गांव में जाने वाला ही नहीं हूँ, मेरा गांव नीट है तो मैं सीधा नीट में जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो प्लांट है वो हैच एंड स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ था, तो उसके नाम पे इसके C4 प्लांट को हैच स्लेक पाथवे भी कहा जाता है।
ये आपको याद रखना है। कभी कभार C4 ना लिख के वो H पाथवे लिख देते हैं, क्या होता है तो यहाँ पे देखते हैं। जब प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल 5 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे हमने बात की, ये हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कहाँ पे मिलेगा आपको, मीसोफाइल्स में मिलेंगे, ठीक है। हाँ ये आपको मिलेंगे मीसोफाइल्स सेल्स में, ओके। तो 6 CO2 RUBP के साथ, तो यहाँ पे RUBP तो है नहीं, क्यों, RUBP तो बंडल ऑफ शीट में था, तो यहाँ पे वो PP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ विद द हेल्प ऑफ PP कार्बोक्सिलेज वो बनाएंगे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग, क्लियर। तो यहाँ पे उसको C4 एसिड बोला गया है, तो C4 एसिड इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। देन द फॉर्म अदर C4 का कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये याद रखना है बेटा, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अच्छा, इन जनरल जहां पे भी जाओगे ना ये क्वेश्चन नहीं पूछते। चैप्टर नंबर 4 में हम मेलेट एस्पार्टेट पाथवे पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना है। उस टाइम पे मैलिक एस्पार्टिक में कन्वर्ट होता है, एस्पार्टिक मैलिक में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए आपको मैलिक या एस्पार्टिक एसिड दिया गया है जो भी 4 कार्बन कंटेनिंग है। अब ये 4 कार्बन कंटेनिंग मैलिक एसिड कहाँ पे जाएगा, बंडल ऑफ सिक्स में, तो देखते आगे, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स is the 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate with the presence of peptase and the made of oxaloacetic acid. Now then form other 4 carbon compound, malic acid and aspartate, now which are transport to the bundle of 6 cell. अब यहाँ पे गया देखो bundle of 6 में, ठीक है। अब bundle of 6 में उसका ब्रेकडाउन होगा, रिलीज द CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया पाइरुवेट और CO2 चला गया C3 cycle. Clear? Now the 3 carbon molecule is transferred back to the mesophils where it is converted to PEP again. तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट अगेन मेसोफिल्स में आया और उनमें से वो पीईपी में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ, और जो CO2 रिलीज हुआ था इन द बंडल ऑफ सिल्क, मतलब ये जो CO2 रिलीज हुआ था वो कहाँ पे हो गया, तो दे एंटर इनटू द C3 एंड कैल्विन पाथवे। नाउ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स, कौन सा पाथवे कॉमन है, C3 पाथवे इज कॉमन टू ऑल प्लांट, या इधर C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो, ये पाथवे कॉमन रहेगा। तो बंडल ऑफ सिक्स सेल्स आर रिच इन द एंजाइम रुबिस्को, हमें पता है बंडल ऑफ सिक्स के पास रुबिस्को है, रुबिस्को है तो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और ये रुबिस्को आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन कंटेनिंग इनस्टेबल कंपाउंड में से 3 कार्बन कंटेनिंग स्टेबल कंपाउंड पीजीए में कन्वर्ट करता है, ये पीजीएल और पीजीएल ग्लूकोज में, और अगेन वो आरयूबीपी बनता है, तो पूरा C3 साइकिल कंप्लीट होता है। चलो क्लियर है यहाँ पे, हाँ ये था हमारा C4 साइकिल। चलो C4 साइकिल में कोई डिफिकल्टी नहीं। कंप्लीट, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एक नई थियरी लेते हैं, जो थियरी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन कई बार नीट में उसके क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, और वो है कैम, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, यहाँ पे बेटा याद रखना है, एक रेशुलेशन एसिड कुछ टाइप का एसिड नहीं है, जैसे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड, उस टाइप की क्रैशुलेशन एसिड नहीं है, ठीक है। ये एक मेटाबॉलिज्म पाथवे है जो पहले हमें दिखाया था। फर्स्ट कहाँ पे देखने को मिला था, फर्स्ट देखने को मिला था क्रैशुलेसी फैमिली में, जो क्रैशुलेसी फैमिली है उनके प्लांट में पहले देखने को मिला था, इसीलिए आप इस मैकेनिज्म को कैम कहते हैं, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है। अच्छा,
उसके बाद कई सारे प्लांट में देखने को मिला, जो कुछ ऐसे प्लांट जो हम हमारे बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसकी बात करें। ठीक है, तो ये प्लांट पाइनएप्पल में आपको दिखने को मिलेंगे, फिर एलोवेरा में, फिर कैक्टस ले लो आप। तो ये जो प्लांट है ना, उनमें कैम मैकेनिज्म होता है। अच्छा, कैम मैकेनिज्म में होता क्या है? रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है उसमें होता क्या है? तो इन जनरल देखो, टू टाइप्स ऑफ, वैसे तो कई सारे जो स्टोमेटा है उनके टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ दो टाइप्स की बात करते हैं। वन, जो दिन में खुला रहता है, जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम और क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम को बंद रहता है। उस टोमेटो को हम क्या कहते हैं? उस टोमेटो को हम कहते हैं फोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव इन जनरल सारे जो प्लांट होते हैं ना, C3 C4, उनमें इसी टाइप के प्लांट, इसी टाइप के टोमेटो दिखाई देते हैं। लेकिन अगर स्टोमेटा ओपन एट नाइट और क्लोज एट डे टाइम, तो उस टोमेटो को हम कहते हैं फोटो एक्टिव। तो ये जो फोटो एक्टिव टोमेटो है, ये टोमेटो आपको फ्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में मिलता है। अब ये जो प्लांट होता है उसमें पेप्टेज भी है और रुबिस्को भी है, याद रखो। कैम मैकेनिज्म में पेप्टेज भी प्रेजेंट है और रुबिस्को भी प्रेजेंट है। बस नहीं है तो क्या नहीं है? क्रेन्स एनाटॉमी नहीं, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। किसकी तरह? C4 साइकिल की तरह। बात करते हैं किस तरह से। जैसे C4 साइकिल में हम क्या करते हैं? क्योंकि C4 साइकिल में हमने दो पार्ट बनाए, एक पार्ट था मीजोफिल्स, एक पार्ट था बंडल ऑफ सेल। यहां पे हम बनाएंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम और ड्यूरिंग डे टाइम। सेम मैकेनिज्म जो C4 में थी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो पीईपी के साथ 3 कार्बन पेप्टेज बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का हाइड्रोजिनेशन होता है तो बनता है मैलिक एसिड। रात को मैलिक एसिड बन जाता है, फिर वो प्लांट का वैक्यूल्स जो थे उनमें स्टोर हो जाते। ड्यूरिंग द डे टाइम ये जो मैलिक एसिड है, उस मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो NADP रिड्यूस होकर बन जाता है NADPH2। यहाँ पे बन जाता है पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड। तो ये था 4 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गया तो ये बन गया 3 कार्बन। 4 क्या होगा? फिर ये पाइरुविक एसिड अगेन आएगी यहाँ पे। तो ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम पाइरुविक एसिड पीपी में कन्वर्ट होता है, अगेन 2 ATP में से 2 ADP, फिर PDK एंजाइम लगता है। सारी प्रोसेस C4 की, बस सिर्फ क्या नहीं है? ट्रांस एनाटॉमी नहीं है। और रात और डे का डिफरेंस, यहाँ पे मीजोफिल्स और बंडल ऑफ सिप्स है, यहाँ पे वो नहीं है। ये CO2 कहाँ पे? तो क्या RUBP के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को C3 साइकिल में जाएंगे, PGA बनाएंगे, PGAL बनाएंगे और ये PGAL में से ग्लूकोज बनेगा
कुछ पीजीएल RUBP को वापस बनाएंगे तो यहाँ पे 18 ATP यूज होंगे, 12 NADPH2 यूज होंगे। तो यहाँ पे 12 ATP 12 ADP क्यों? क्योंकि 6 CO2 6 PP 6 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो फिर 6 मैलिक एसिड, तो 6 CO2 6 RUBP 12 PGL 12 PGL, तो 2 यहाँ पे 10 यहाँ पे, और ये बना दिया 6 6। तो ये 6 पायरुविक एसिड 12 बन गया। तो टोटल मिला के 30 ATP और 12 NADPH2, सेम टू सेम C4 की तरह। फर्क इतना है कि यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है नाइट टाइम पे, तो नाइट टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज होता है और यही मैलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, हाँ। एक था क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।